हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे ऊसर मृदाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अम्लीय मृदा होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या बनने के कारण होते हैं। अम्लीय मृदा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बात करेंगे ऊसर मृदा के बारे में। ऊसर मृदा यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक सॉइल के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेसिक सॉइल क्या होती है। अम्लीय मृदा वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है तथा उनमें एचाइन की अधिकता पाई जाती है, या यूं कह लें कि एचाइन जो होता है वह डोमिनेंट होता है। कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊसर मृदा होती है इसका पीएच मान, ऊसर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऊसर मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है और जो ओएचाइन, इसमें ओएचाइन डोमिनेंट होता है। क्या होता है? ओएचाइन जो होता है वह प्रभावशाली होता है, या यूं कह लें ओएचाइन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और ओएचाइन इसमें डोमिनेंट होता है। यह जो है आपके शुष्क तथा अर्ध शुष्क, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि इंग्लिश में कहें तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। कौन सी मृदा? ऊसर मृदा या बेसिक सॉइल जो है वह आपकी शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, या इंग्लिश में कहें तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इनका कुछ क्षेत्रफल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में ऊसर मृदाएं कितनी पाई जाती हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल या भारत में बेसिक सॉइल का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 70 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर भारत में ऊसर मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी सैलाइन है, यानी कि लवड़ी है। जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर भूमि लवड़ी है, जबकि 25 लाख हेक्टेयर जबकि 25 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय है। क्षारीय को इंग्लिश में कहते हैं अल्कली सॉइल। कैसी? अल्कली सॉइल। ठीक है, तो देखिए ऊसर मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है और ओएचआई डोमिनेंट होता है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, या इंग्लिश में कहें तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। इनका क्षेत्रफल, भारत में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख हेक्टेयर है। 70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर भूमि लवड़ी तथा 25 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी होती है? क्षारीय होती है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यानी कि आपके यूपी में लगभग 9.58 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी है? 9.58 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी है? ऊसर भूमि है। उत्तर प्रदेश में 9.58 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी ऊसर भूमि है, जबकि भारत में 70 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी है? भारत में 70 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी ऊसर है, जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर लवड़ी तथा 25 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमि होती है। इसका जो है विभिन्न भागों में विभिन्न अंश पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर कुछ मात्रा में और किसी राज्य में अन्य मात्राओं में इसका जो है क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर ले कि ऊसर जो आपकी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो पाया जाने वाला ऊसर है वह किस प्रकृति का होता है। तो ऊसर आपके कई प्रकृति के होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला जो ऊसर है वह कैसा है? भूरा ऊसर, भूरा ऊसर कहलाता है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला जो ऊसर है वह भूरा ऊसर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो है ऊसर जो शब्द है वह कहां से लिया गया है। ऊसर शब्द कहां से लिया गया है? ऊसर शब्द कहां से लिया गया है? तो ऊसर शब्द अस्ट्रा शब्द से लिया गया है। अस्ट्रा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्ट्रायल होता है। स्ट्रायल का मतलब जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बंजर, यानी कि जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे हम कहते हैं स्ट्रायल या बंजर। तो ऐसी भूमि जिसमें किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन, जिसमें कोई भी फसल का हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वह जो है आपकी भूमि बंजर कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रायल कहते हैं।
जिसका शब्द जो कि अस्ट्रा शब्द से लिया गया है, जैसे हम ऊसर कहते हैं। ठीक है, तो ऊसर क्या है? ऊसर अस्ट्रा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्ट्राइल को हिंदी में हम बंजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंजर के नाम से जानते हैं। ऊसर मृदाओं को रेह भी कहा जाता है। ऊसर मृदाओं को रेह भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग राज्यों में ऊसर मृदाओं को अपनी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में लवणीय भूमि को, पंजाब में लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी लवणीय भूमि होती है पंजाब में, लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि को दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपकी लवणीय भूमि होती है उसे पंजाब में थुर के नाम से जाना जाता है, THUR। इसे आप थुर भी पढ़ सकते हैं या थर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे थुर के नाम से भी जाना जाता है। और क्षारीय भूमि को, क्षारीय भूमि को राकर, क्षारीय भूमि को पंजाब में राकर, बारा, राकर, बारा या बारी के नाम से भी जाना जाता है। राकर, बारा या बारी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि लवणीय भूमि को पंजाब में थर के नाम से भी जाना जाता है, थर के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में ऊसर भूमि को, मुंबई में ऊसर भूमि को चौपन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चौपन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे कि इनको अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे इनको रेह भी कहा जाता है, पंजाब में लवणी भूमि को थुर कहा जाता है, जबकि क्षारीय भूमि को पंजाब में राकर, बारा या बारी के नाम से जानते हैं। जबकि मुंबई में चौपन के नाम से जानते हैं। ऊसर, ऊसर शब्द अस्ट्रा से लिया गया है, अस्ट्रा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ स्ट्राइल या बंजर होता है। ऊसर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें ओएचआई डोमिनेंट होता है। क्या होता है? ओएचआई डोमिनेंट होता है। ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 70 लाख हेक्टेयर में से 45 लाख हेक्टेयर आपकी लवणीय तथा 25 लाख हेक्टेयर भूमि आपकी कैसी होती है? क्षारीय होती है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो आपका ऊसर है वह लगभग 9.58 हेक्टेयर जिसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला जो ऊसर है वह भूरा प्रकृति का होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी बेसिक सॉइल होती है, यानी कि जो आपकी ऊसर मृदाएं होती हैं, उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे ये हो गया बेसिक सॉइल। ठीक है, तो नंबर एक पर जो आपकी आती है वह है सैलाइन सॉइल। कौन सी? सैलाइन सॉइल। नंबर 2 पर एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल। ठीक है, और नंबर 3 पर सैलाइन एल्कलाइन, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, तो जो आपकी सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल या एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन एल्कली सॉइल। तो देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं, सैलाइन सॉइल को हिंदी में हम कहते हैं लवणीय मृदा। क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं। ठीक है, जबकि अल्कली सॉइल को हम कहते हैं क्षारीय मृदा। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा। ठीक है, और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल को हम कहते हैं लवण युक्त क्षारीय मृदा। लवण युक्त क्षारीय मृदा। कैसी? लवण युक्त क्षारीय मृदा। यानी कि जो आपकी ये सैलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है इसमें लवण भी घुले हुए होते हैं या इसमें लवण भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और जो आपकी एल्कलाइन सॉइल होती है इसमें जो है आपके लवण नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसे क्षारीय मृदा या तो सिर्फ हम क्षारीय मृदा कह सकते हैं, या इसे हम क्षारीय या लवणहीन क्षारीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लवणहीन क्षारीय मृदा भी कहते हैं। तो सैलाइन जो सॉइल होती है, सैलाइन सॉइल, इसे सोलन चाक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलन चाक भी कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी एल्कली सॉइल होती है उसे हम सोडिक सॉइल, या सोलो नड्ज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सोलो नड्ज के नाम से या सोडिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है वह जो है आपकी सोलन चाक, इसे सोलन चाक के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों जो है आपके रसियन वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? रसियन वर्ड है।
जो कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैडराइज। किसने? गैडराइज। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैडराइज। उन्होंने ये दोनों वर्ड दिए थे। कौन से? सोडिक और सोलनचाक। जो आपके सोलनचाक नाम दिया था वह किसने दिया था? गैडराइज ने। और जो आपका सोडिक कहा था वह भी गैडराइज ने ही कहा था। यह दोनों रशियन वर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका चाक होती है वह कैसी होती है? सफेद कलर की होती है। तो चाक से ही ले लीजिए, कैसा होता है? सफेद कलर की होती है। इसीलिए इन्हें व्हाइट अल्कली सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट अल्कली सॉइल। व्हाइट अल्कली सॉइल यानी कि जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्वेत क्षारीय मृदा। क्या कहते हैं? श्वेत क्षारीय मृदा। श्वेत क्षारीय मृदा। ठीक है। और जो आपकी सोलोनट या सोडिक सॉइल होती है, जिसे हम अल्कलाइन सॉइल कहते हैं, वह आपकी ब्लैक ब्लैक अल्कली होती है। कैसी होती है? ब्लैक अल्कली होती है। ठीक है। तो जो आपके व्हाइट अल्कली और ब्लैक अल्कली, यह नाम किसने दिया था? तो यह नाम दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेलगार्ड। क्या नाम था? इनका नाम था हेलगार्ड। तो हेलगार्ड ने ये दोनों नाम दिए थे, ब्लैक अल्कली और व्हाइट अल्कली। ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी सैलाइन अल्कलाइन सॉइल होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी सैलाइन अल्कलाइन सॉइल होती है उसे हम ब्राउन एल्कली ब्राउन एल्कली सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है। इनमें से हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ ले, तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या होता है कि जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है उसे हमने सोलनचाक नाम दिया। किसने नाम दिया? सोलनचाक, गैडराइज ने। ठीक है। जिसे चाक चाक से ले लीजिए, सफेद कलर की होती है, इसीलिए इसे व्हाइट अल्कली सॉइल या श्वेत क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। सोडिक सॉइल और जो आपकी अल्कली सॉइल होती है उसे हम सोडिक सॉइल या फिर सोलोनट्स के नाम से भी जानते हैं। जो कि आपके ये दोनों वर्ड कैसे हैं? रशियन वर्ड हैं। और ये दिए थे किसने? गैडराइज ने दिए थे। जबकि यह जो है आपका सोडिक सॉइल को ब्लैक अल्कली सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जो कि ब्लैक अल्कली सॉइल और व्हाइट अल्कली सॉइल दोनों वर्ड दिए थे किसने? हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है। सैलाइन अल्कलाइन सॉइल जो होती है वह जो है आपकी ब्राउन अल्कली सॉइल होती है। कैसी होती है? ब्राउन अल्कली सॉइल होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो लगभग आप चीजें समझ गए होंगे। जैसे इसमें बनती कैसे है ये? तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपकी कोई मृदा होती है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मृदा। इस पर क्या होता है कि यहाँ पर यहीं पर हम बता देते हैं कि जैसे जो सैलाइन सॉइल होती है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के सल्फेट आयन तथा क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन? सल्फेट आयन तथा क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, या इनकी अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सोडियम तत्व के जो आपके सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है। ठीक है। तो और जो आपके क्षारीय सॉइल होती है यानी कि क्षारीय मृदा होती है उसमें क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? बाइकार्बोनेट की अधिकता हो जाती है। और जबकि सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल में दोनों की अधिकता होती है। लवण भी पाए जाते हैं और जो है आपके आयन भी पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं। और जो है आपके सल्फेट आयन, सल्फेट लवण और क्लोराइड लवणों की भी अधिकता होती है। किसमें? सैलाइन अल्कलाइन सॉइल में, क्योंकि यह लवण युक्त क्षारीय मृदा होती है। इसमें लवण भी होते हैं और क्षारीय मृदा भी होती है, इसीलिए इसमें दोनों की अधिकता होती है। ठीक है। तो जैसे ये जो है आपका इसमें क्या होता है? सॉल्युबल साल्ट की अधिकता हो जाती है। किसमें? जो आपकी कैल्शियम ये आपका सैलाइन सॉइल होती है, इसमें किसकी अधिकता हो जाती है? सॉल्युबल साल्ट की। तो सॉल्युबल साल्ट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई मृदा होती है उसके ऊपर आपने सफेद सफेद देखा होगा, सफेद सफेद उस पर जमा हुआ दिखाई देता है, तो वही आपके सॉल्युबल साल्ट होते हैं। सॉल्युबल साल्ट को यदि हम परिभाषित करने की थोड़ी सी कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी जिप्सम से अधिक होती है, जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी जिप्सम से अधिक होती है वह सभी साल्ट सॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। जिप्सम की सॉल्युबिलिटी जो है वह 0.241 ग्राम, जिप्सम की सॉल्युबल साल्ट 0.241 ग्राम प्रति 100 ml
होती है, कितनी होती है, इसे थोड़ा सा नोट कर लेना। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जिप्सम की जो साल्ट सॉल्युबिलिटी होती है वह कितनी होती है, तो 0.241 ग्राम प्रति 100 ml होती है। ठीक है, तो जिस किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी जिप्सम से अधिक होती है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यह जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो जिप्सम से अधिक होती है तो वे सभी सॉल्ट सॉल्युबल साल्ट कहलाते हैं। तो ऊसर मृदाओं में आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं पर जैसे जाते हैं या घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन पड़ी हुई है और उसके ऊपर आपको सफेद सफेद दिखाई देता है, सफेद सफेद जो है कुछ पदार्थ सा दिखाई देता है, नमक जैसा। तो वही जो है आपका, वही भूमि आपकी कैसी कहलाती है, वही भूमि आपकी ऊसर भूमि कहलाती है, जिसमें जो है कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद एक एक करके कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा, तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य पहुंचा देना। आप लोग भाई साहब लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ना ही शेयर करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, देखिए सैलाइन सॉइल नंबर 1 फिर से लिखते हैं, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, और नंबर 3 पर सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, तो ये जो है आपकी पुनः हमने इनको वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इनके आधार पर हम कुछ चीजों को क्लासिफाई करने की थोड़ी सी इनको, जैसे मेजरमेंट इनका किस प्रकार से करते हैं, जैसे जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे, अल्कली सॉइल होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे, और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक तो हम पीएच को ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जब हम पीएच को ज्ञात करते हैं तो हमें पता चल जाता है, या इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे आपने देखा होगा सार वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए हम सभी को लिख देते हैं, ये जो है यहाँ पर, चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम माप रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ईसी। ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनको जो है मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, मेंशन कर लेना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरी होती है आपकी सार वैल्यू, या ईएसपी लिख लें, ईएसपी, ईएसपी, ईएसपी का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चालकता। और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का मतलब होता है विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, ये ईएसपी हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर आता है आपकी सार वैल्यू। तो जो आपकी सार वैल्यू होती है उसका पूरा नाम होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है। और उसके अलावा चौथी जो आपकी वैल्यू रहेगी वह होगी आपकी पीएच। पीएच आप जानते ही होंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब देखिए इनका एक एक करके हम इनकी सभी जो आपकी वैल्यू होती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए सैलाइन सॉइल में क्या होता है, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वह कितनी होगी, विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। ठीक है, और ईएसपी जो होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, किसका, सैलाइन सॉइल का एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है, वह कितना होता है, लेस देन 15 से कम होता है। कितना होता है, लेस देन 15 से कम होता है, यानी कि लेस देन 15 होता है। ठीक है, और सार वैल्यू जो होती है वह लेस देन 13 होती है। और पीएच जो होता है वह सैलाइन सॉइल का यानी कि लवणीय भूमि का 8.5 से कम होता है।
यानी कि 7 से तो अधिक होता है। लवणीय भूमि का पीएच मान 7 से तो अधिक होता है, लेकिन 8.5 यानी कि 8.5 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए एल्कलाइन सॉइल जो होती है, एल्कलाइन सॉइल में 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर कम होती है। कितने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है। ठीक है, ईएसपी इसकी अधिक होती है, 15 से अधिक होती है। और जो आपकी सार वैल्यू सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है वह 13 से अधिक होता है, और पीएच भी आपका 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, यह सीधी सीधी भाषा में आपको दिख रहा होगा। सीधी सीधी भाषा में कहें तो सैलाइन सॉइल में सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक होती है, बाकी की सभी चीजें कम होती हैं। ठीक है, और अल्कलाइन सॉइल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, बाकी की सभी चीजें अधिक होती हैं। इस प्रकार से यदि आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। कैसे कि देखिए 4 डेसीसाइमन से कम है, जबकि ईएसपी अधिक है, सार वैल्यू भी अधिक है और पीएच भी अधिक है। और यहाँ पर सैलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ अधिक है, बाकी ईएसपी 15 से कम है, सार वैल्यू भी कम है, पीएच भी कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। कैसे कि सैलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन, या इसे हम 4 मिलीमोज भी कह सकते हैं, 4 मिलीमोज भी कह सकते हैं। तो 4 मिलीमोज से कम या 4 मिलीमोज से अधिक होती है, बाकी के सब कम होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी अल्कलाइन सॉइल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होती है, और बाकी के सभी अधिक होते हैं। ठीक है, अब सैलाइन अल्कलाइन सॉइल की यदि हम बात करें तो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल में लवणीय भी यानी कि लवणों की अधिकता भी होती है, और क्षारीय तत्व भी पाए जाते हैं, यानी कि आयन भी पाए जाते हैं और लवण भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो है सभी चीजों की अधिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 डेसीसाइमन पर सेंटीमीटर, 4 डेसीसाइमन पर सेंटीमीटर से अधिक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 15 से अधिक होती है ईएसपी, और 13 से अधिक होती है आपकी 13 से अधिक होती है सार वैल्यू, और 8.5 से भी अधिक होता है आपका क्या? पीएच वैल्यू। तो जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वह जो है कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए सैलाइन सॉइल का पीएच मान होता है 8 से 8.5 से कम, एल्कलाइन का पीएच मान होता है 8.5 से अधिक, और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल का पीएच मान होता है 8.5 से अधिक। तो इस जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल से हो सकता है कि एक नहीं बल्कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में या आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इस टेबल को सही से याद करके और सही से जो है पेपर देने के लिए तैयार होना, और ये इसको जो है कंपलसरी आप इसको याद कर लेना, ताकि जो है पेपर देने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी स्टार वैल्यू होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो आपकी सार वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे जो आपकी ये सार वैल्यू होती है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम आयन बटे या सोडियम आयन बाई अंडर रूट में कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन बटे 2। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है किसका? सार वैल्यू का। तो हो सकता है कि पूछ ले कि इसका सही फॉर्मूला क्या है, 4 ऑप्शन दे दे और किसी में पॉजिटिव एक ही करे, पॉजिटिव सिंगल करे या पॉजिटिव ही ना लगाए इसमें। तो देख लेना, इस प्रकार से जो है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम आयन बाई अंडर रूट में कैल्शियम पे 2 आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है, बटे 2, पूरे के बटे 2 होता है। यह इसका सार यानी कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो आपकी ऊषा मृदाएं होती है इनके बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊषा मृदाओं के बनने के कारण जो है वह क्या क्या है? बनने के कारण में सबसे ज्यादा तो आपका पेरेंट मटेरियल होता है। सबसे पहले जो कि अफेक्ट करता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का मतलब होता है यदि आपकी किसी क्षारीय चट्टान से ही मृदा का निर्माण हुआ है तो वह जो है आपकी मृदा भी क्षारीय होगी। जैसे यदि आपकी मृदा बेसाल्ट से बनी है,
बेसाल्ट रॉक से बनी है या इसके अलावा गैब्रो से बनी है, गैब्रो से बनी है, तो वह जो है कैसी होगी, क्षारीय या लवणीय होगी। ठीक है। नंबर 2 पर होता है लंबे समय से यदि हम यूज ऑफ एल्कली फर्टिलाइजर या यूं कह लें यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं इन लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से जब हम क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करते हैं तो हमारी जो मृदा होती है वह कैसी हो जाती है, वह जो हमारी मृदा होती है वह जो है आपकी ऊसर हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट इसके लिए यदि एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, तो जो है एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट होता है तो आपकी मृदा जो है वह कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है। यदि हम इरिगेशन करते हैं कैसे, सैलाइन वाटर से, इरिगेशन फ्रॉम सैलाइन वाटर का मतलब होता है लवणीय मृदा, तो लवणीय जल। तो यदि हम सैलाइन वाटर यानी कि लवणीय जल से इरिगेशन करते हैं तो हमारी मृदा कैसी हो जाएगी, हमारी मृदा भी ऊसर या लवणीय हो जाएगी। यदि हमारे खेत में या हमारे क्षेत्र पर फील्ड में इम्प्रॉपर ड्रेनेज है, कैसा, इम्प्रॉपर ड्रेनेज होता है यानी कि जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है, तो हमारी मृदा जो है कैसी हो जाएगी, मृदा अफेक्ट करेगी और जो आपकी मृदा है वह कैसी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हार्ड पेन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जो आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें हार्ड पेन पाई जाती है। हार्ड पेन का मतलब जो आपकी कठोर सतह होती है वह जब हार्ड पाई जाती है तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपके लवण होते हैं वह जो है नीचे लीच नहीं कर पाते। जब नीचे लीच नहीं कर पाते हैं तो ये कहां पर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाली भूमि पर आ जाते हैं, जिससे हमें ऊपरी सतह पर आपको सफेद सफेद सा दिखाई देता है। इसी का कारण होता है हार्ड पेन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। तो यदि आपके संस्तर में है, यदि आपकी प्रोफाइल में, सॉइल प्रोफाइल में यदि हार्ड पेन पाई जाती है, कठोर सतह पाई जाती है, तो मृदा ऊसर हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ सी वाटर, यदि हम सी वाटर का मतलब होता है जो आपका समुद्र में पाया जाने वाला जो जल होता है वह ऑलरेडी पहले से ही नमकीन यानी कि क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और यदि हम उस जल से अपने खेत में सिंचाई करते हैं तो हमारी मृदा कैसी हो जाती है, हमारी मृदा जो है वह कैसी हो जाती है, ऊसर हो जाती है। ठीक है। तो ये बात थी आपकी ऊसर मृदाओं के बनने के कारण की, जिसमें हमने आपको बताया पेरेंट मटेरियल, लंबे समय से क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, सैलाइन वाटर का प्रयोग, सैलाइन वाटर से इरिगेशन करते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे जो कि हमने आपको बताए। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, हम आपको बताएंगे कि रिक्लेमेशन ऑफ दी बेसिक सॉइल को सुधारने के कैसे इसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। देखिए हम आपसे ज्यादा गुजारिश नहीं करते हैं सभी की तरीके से कि जो है आइए घंटा दबाइए फलाना करिए, ये कुछ नहीं करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा मैटर या हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चीजों को अच्छा हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए। और जो है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी पेपर देने में थोड़ी सी सहूलियत हो। ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए। और वहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ या फिर फोटोज के माध्यम से इसके नोट हम वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको पीडीएफ के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।